Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हो गई है 25th of July और आज का आपका SSC फेज 13 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है और आज के इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोज जीके जीएस एंड इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 25 जुलाई के आपके फर्स्ट शिफ्ट के SSC फेज 13 के पेपर में पूछे गए हैं. इफ यू गाइज हैव गिवन द एग्जाम तो जरूर से वीडियो को देखो जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हाउ मच हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड करेक्टली और आपका क्या स्कोर बैठने वाला है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल्सो इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर से मेंशन कर देना सो दैट इट हेल्प्स दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. एंड अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है पर आगे आने वाले दिनों में आपके एग्जाम लगे हुए हैं तो उनके लिए तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखने को मिलते हैं जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि भाई मोटा मोटा किस तरह का एग्जाम ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. तो वो सारी चीजें कल के जैसे हमने पेपर में देखा दोनों ही शिफ्टों के हमने एनालिसिस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, चैनल पर अवेलेबल है. इफ यू हैवंट सीन दैट येट जल्दी से जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अ लिटिल एंड देयर यू गो, यू विल गेट द वीडियो. और यस, कल के दोनों पेपर में जैसे कि हमने देखा ब्रिक्स जो है ना गाइज उसको बहुत ज्यादा एसएससी फेज 13 के पेपर में पूछा जा रहा है. सेंसस 2011 के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप अच्छे से रट लो, उनसे रिलेटेड चीजें अच्छे से याद कर लो सो दैट अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है you will be in a situation to answer that. Now let's quickly move into the video and look for the questions कि आज किस तरह के questions पूछे गए. And yes, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना so that you never miss any update coming from us. Now let's look for the questions. सो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यस एज वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स तो देख लो सबसे पहले ब्रिक्स ही आ गया है. सो गाइस ब्रिक्स की फुल फॉर्म यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है, यहाँ देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना है. ओके, सो ब्रिक्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल अगर उसकी मेंबर कंट्री है ब्राजील तो वो बन गया बी, ठीक है. सो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है इट ओनली एंड ओनली स्टैंड्स फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, जैसे कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना and S for South Africa, and that's how it becomes BRICS in short. So अब बात करें BRICS के ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गाइज उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आता है प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी. मतलब ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे केम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी अमंग ऑल ऑफ दोज नेशंस. ब्रिक्स का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटो है वो यही है, जो मेन एम है कि वो ग्लोबल पीस को, ग्लोबल सिक्योरिटी को जितना हो सकता है उतना ज्यादा एनहांस करे. किस तरह से? वो कोऑपरेशन से मतलब आपस में कोऑपरेट करके और जितने भी अदर मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी अदर मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करके, ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो गाइज इकोनॉमिक कोऑपरेशन से मेरा मतलब है कि जो ये ग्रुप है ना ये सीक करता है इन ऑर्डर टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि सारे ही नेशंस दे ऑल कम टुगेदर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस तरह से? बाय एनहेंसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग अदर मेंबर कंट्रीज, ठीक है. नेक्स्ट आता Okay guys, so next as we were talking about political coordination, so guys political coordination में आता है आपका कि जो BRICS है it actually works to coordinate political positions on international issues. जितने भी national और international issues हैं उन सबको वो handle करते हैं and they also represent the interest of emerging economies, ठीक है. उनके जितने भी उनके फेवर में चीजें हैं उन सबको वो represent करते हैं और अगर किसी भी तरह के कोई भी नेशन कोई प्रॉब्लम फेस करता है फिर उसको वो पॉलिटिकली भी हैंडल करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स द वन. नेक्स्ट है आपका कल्चरल एक्सचेंज. सो गाइस कल्चरल एक्सचेंज डेफिनेटली होगा व्हेन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. तो उससे कहीं ना कहीं जो कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है उससे कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है आपके अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर का, ठीक है, बिकॉज पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन टाइज अमंग द मेंबर नेशंस. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो गाइस जो ब्रिक्स है इट बेसिकली एंड मेनली एम्फसाइजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन एरियाज जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, एक्सेट्रा. सो बेसिकली दीज ऑब्जेक्टिव्स दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट की जो ब्रिक्स है
उसका कमिटमेंट बहुत अच्छा है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड ऑल्सो एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस एंड अदर थिंग्स कोलैबोरेटिवली, क्योंकि वो कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ आते हैं और एक चीज पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 29 से रिलेटेड पूछा गया था। आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस, आर्टिकल 29 इज बेसिकली रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। Next is which musical instrument is used in classical dance. So guys, when we perform classical dance, so there are several instruments that we use playing, background में बजता है या फिर आप कह सकते हो they are being used during the classical dance is being performed. तो उसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि तबला हो गया, पखवाज हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया और फ्लूट यानी कि बांसुरी हो गई। ये कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बजाया जाता है while performing classical dance. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बेनिफिट्स फ्रॉम आयुष्मान भारत स्कीम? सो गाइज, एक स्कीम है, नाम जिसका है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था इंडिया में। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि सेवरल ग्रुप्स को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी फैमिलीज होती हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं who actually gets benefit out of this particular scheme. So number one, कुछ एलिजिबल फैमिलीज होती हैं। अब बात करें कौन सी एलिजिबल फैमिलीज होती हैं, क्या होना पड़ता है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए। तो गाइज, हर एक फैमिली को फ्री का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कवरेज रहता है अप टू 5 लाख एवरी ईयर। हर साल 5 लाख का जो हर फैमिली को दिया जाता है, जिसका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है फ्री में, कुछ एलिजिबल फैमिलीज जो होती हैं उनको। नेक्स्ट, जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको क्या दिया जाता है? जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनके लिए गाइज ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, वो कवर प्रोवाइड करता है ओवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, प्रोवाइडिंग एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज। उनको एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट वी हैव ऑल फैमिली मेंबर्स। सो गाइज, जितने भी जो ये स्कीम है उसको सारे ही फैमिली मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं, विद नो कैप ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। सो गाइस, नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मिलता है कवरेज फॉर ऑल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि ये कवर करता है सारे ही हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें सीरियस और क्रिटिकल केयर दोनों ही इंक्लूडेड है। सो गाइस, ये जो स्कीम है ये डिजाइन इस तरह से करी गई है कि ये कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करे एक वाइड रेंज ऑफ बेनिफिशियरीज को कवर करते हुए, और ये इंश्योर करे कि जो नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो ये लोग एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो इन लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्किल? सो गाइस, ये जो स्टैंड अप इंडिया स्किल इनिशिएटिव है इसको लेकर आया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट स्किल एनहांसमेंट अमंग एंटरप्रेन्योर्स, पर्टिकुलरली वो जो कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी से बिलोंग करते हैं, और जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट कम्स अंडर आर्टिकल 81। सो गाइज, जो आर्टिकल 81 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है दैट द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक है, उनके जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोकसभा है, उसकी कॉम्पोजिशन को आउटलाइन करता है। बेसिकली ये बताता है दैट द लोकसभा शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 550 मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा में 550 मेंबर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, जिसमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से इलेक्ट होते हैं, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं। सो दैट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। इसके अलावा ईच स्टेट शेल बी अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंश्योरिंग अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि स्टेट से भी लेना है, यूनियन टेरिटरीज से भी लेना है, तो फेयर जो पॉपुलेशन है उसको गैदर करना बहुत जरूरी है। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, सो दैट इट रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन चेंजेस, ठीक है। और एडिशनली जो प्रेसिडेंट है वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। तो वो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय shrubs and deciduous forests are found? सो गाइज, हिमालयाज में जो shrubs और deciduous forests होते हैं
वो बिल्कुल मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, वो अब हम आपको बताते हैं। सो गाइज, इसमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि कैरेक्टराइज करे जाते हैं बाय अ मिक्स ऑफ एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, टिपिकली जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स। तो ये हो गए सबसे पहले जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो जिनको गाइज हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि हाई रेनफॉल वाले जो रीजन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर सैल ट्रीज देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस, मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट। अब मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वो उस तरह के फॉरेस्ट होते हैं जो कि एलिवेशंस रेंजिंग फ्रॉम 1500 से 3500 मीटर ऊपर जो एलिवेट करता है वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि ओक ट्रीज हो गए, लॉरल ट्रीज हो गए, चेस्टनट हो गए, ये जो होते हैं ये विद एन एलिवेशन ऑफ 1500 से 3500 का जो मीटर का एलिवेशन होता है वहां पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट का एलिवेशन जो होता है वो आपका गाइस 3000 और 3800 मीटर सॉरी 3000 और 3800 मीटर्स ऊंचे जो होते हैं वो होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें कॉनिफर्स होता है और ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज भी होते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि कैरेक्टराइज करे जाते हैं बाय अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन टाइप्स इंक्लूडिंग जैसे कि श्रब्स हो गए, स्मॉल ट्रीज हो गए, डेसिडुअस स्पीशीज हो गए, जो कि अडेप्ट करते हैं टू द वेरिंग ऑल्टीट्यूड्स एंड क्लाइमेट जो कि हिमालयाज में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। सो गाइस, पावर टू डिसॉल्व लोकसभा अगर किसी के पास होती है तो वो ओनली एंड ओनली हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास होती है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 85 है वो ग्रांट करता है प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है एज एंड व्हेन ही और शी वांट्स, व्हिच कैन अकर बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म इफ नेसेसरी। तो अगर एक प्रेसिडेंट चाहे तो अपने 5 साल के टर्म में या 5 साल के टर्म से पहले या 5 साल के टर्म तक डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा अगर वो चाहे तो। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो। एडिशनली जो आर्टिकल 83 होता है वो ये भी स्टेट करता है दैट द कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, जो डिसोल्यूशन है दैट कैन हैपन ऑन द एडवाइस और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उस पर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज कांस्टेंट इन मेल्टिंग ऑफ आइस। तो गाइज, मेल्टिंग ऑफ आइस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जहां पे जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आपको पूछा जाए तो नाउ यू नो व्हाट टू आंसर। ठीक है, जहां पे सारी जो हीट होती है जो कि सप्लाई करी गई होती है उसको यूज कर लिया जाता है इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ द आइस इनटू लिक्विड वाटर, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा और ये पूरा प्रोसेस होगा जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर का मेल्टिंग ऑफ आइस का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। Okay, next is which planet is known as the morning star or the evening star? So guys, it's Venus. Venus जो है उसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज ऑफन विजिबल इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज। अगर आप सनराइज से पहले देखते हो तो आपको वीनस देखने को मिलता है एक्चुअली। सो इट इज ऑफन विजिबल इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और इवनिंग में इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कैन बी सीन इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट। ठीक है, सनसेट के बाद इसको देखा जा सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई Venus is called morning star because it can be seen before sunrise, and it is known as evening star because it can be seen after sunset. ठीक है, जो Venus है वो second planet है from the sun and it is the brightest planet in the night sky, making it easily recognizable. So this is why Venus is called morning star. Next question, Mathura School of Art was developed under whose reign? सो जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है
जिसको डेवलप करा गया था कुषाण एम्परर और कनिष्क जो थे उनके शासनकाल के समय में, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी। इस स्कूल को उसके यूनिक इंडियन स्टाइल के लिए और स्कल्पचर और आर्ट और इन सब के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्लरिश करा था सबसे पहले मथुरा उत्तर प्रदेश में। सो इसीलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उसका नाम रखा गया, एंड कुषाण और कनिष्क के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया। ओके, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स एशियन गेम्स आर हेल्ड? सो गाइस, एशियन गेम्स जो होते हैं बेसिकली वो हर 4 साल में खेले जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो वेरी फर्स्ट एडिशन की, जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 1951 में खेला गया था न्यू दिल्ली इंडिया में। और जो मोस्ट रीसेंट है जो कि 2018 में खेला गया था, वो था आपका जकार्ता और पैलम्बैंग इंडोनेशिया में जो कि खेला गया था। अब बात करें नेक्स्ट एशियन गेम्स की, तो गाइज वो खेले जाएंगे आइची प्रिफेक्चर और नागोया जापान में, ठीक है। तो जापान में अगले एशियन गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, विच इज नेक्स्ट ईयर। सितंबर 19 से 4 अक्टूबर 2026 आर द डेट्स जब एशियन गेम्स खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमईसी का फुल फॉर्म पूछा था आपको। सो गाइज, व्हाट इज आईएमईसी? बेसिकली फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम कॉमनली एब्रिविएट करते हैं एज आईएमईसी। समटाइम्स इसको आईएमईईसी भी बोल दिया जाता है, बिकॉज देर आर ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कमिंग इन बिटवीन। और होता क्या है, ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका मेन एम है टू बोल्स्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोस्टर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं वहां, और यूरोप, इनके बीच में, ठीक है। ये जो कॉरिडोर है एक प्रपोज्ड रूट है जो कि इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करता है थ्रू द यूनाइटेड अरब इमारेट्स, साउथ अरेबिया, इजराइल एंड इटली या फिर ग्रीस। सो दिस इज व्हाट आईएमईसी और आईएमईईसी इज ऑल अबाउट। Okay, next question. Which state is the most populous state according to census 2011? So guys, it's Uttar Pradesh, none other than Uttar Pradesh. So साल 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 199.8 मिलियन पीपल की है, जो कि सिग्निफिकेंटली उसको सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट बनाता है। एंड अगर हम सेकंड पे बात करें तो वो महाराष्ट्र कहलाती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो महाराष्ट्र से भी ऊपर है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट ब्रेक्स डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स? सो गाइस, डीकंपोजर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीकंपोजर्स होते हैं दे बेसिकली ब्रेक डाउन डेड एनिमल मैटर एंड डेड प्लांट्स आल्सो। फ्रॉम द डीकंपोजिशन जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है और फिर वापस इकोसिस्टम में ला दिया जाता है इन ऑर्डर टू यूज इट अगेन। Okay, guys. So the next question is, how much money do farmers annually get under the Pradhan Mantri Kisan Credit Card Yojana? So guys, ये जो प्रधान मंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें फार्मर्स को एक एनुअल इनकम सपोर्ट दिया जाता है ऑफ ₹6,000, जो 6,000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सो बेसिकली एक साथ 6,000 रुपया हाथ में नहीं दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं 2-2 हजार ईच की, उसके बाद उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि जो फार्मर्स हैं, जिन फार्मर्स की फैसिलिटीज, सॉरी, फार्मर्स की फैमिलीज जो हैं अक्रॉस इंडिया, उनको उनके एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए फाइनेंस इनफ फंड प्रोवाइडेड हो, और इससे वो अपना जो लाइवलीहुड है उसको भी इम्प्रूव कर पाए। Okay, next question. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना is related to what? So guys, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो primarily LPG connection से related है. So I hope you guys are aware LPG is liquefied petroleum gas. So उन connection से related है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको लॉन्च करा गया था 2016 मई को, ठीक है। मई 2016 को इसको लाया गया था, इम्प्लीमेंट करा गया था, लॉन्च करा गया था with the aim to provide deposit free LPG connections to adult women फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ऐसी women जो बीपीएल में रहती हैं, बीपीएल के हाउस होल्ड संभालती हैं, उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एलपीजी उनको प्रोवाइड कराई जाती थी।
और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाया जाता था, जिससे कि उनको क्या था, जो उनके पास ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स जैसे वो फायरवुड और काउडंग केक्स यूज करके जो कुकिंग करते थे उसको हटा के एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। ओवर द इयर्स ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, सॉरी उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया मिलियंस ऑफ जितने भी लाइव्स हैं इंडिया में उनको, बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क। क्योंकि भाई उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता था लकड़ी जलाने से, काउडंग जलाने से, उससे काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा विमेन जो थी वो हेल्थ रिस्क पर थी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे। तो इस चीज को प्रोवाइड कराने के बाद से दे आर हैविंग द क्लीन कुकिंग प्रैक्टिसेस नाउ, और उनको हेल्थ रिस्क भी रिड्यूस हो गया है। Okay, next is which state hosted Khelo India Youth Games 2022. So if we talk about for the year 2022, तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं they were hosted in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक ये गेम्स खेले गए। और ये जो इवेंट है उसमें 5000 एथलीट्स आए थे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से, जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में कॉम्पीट किया था एक दूसरे के अगेंस्ट। ओके, तो ये तो बात हो गया 2022 का। ठीक है, अगर बाकी इन सालों में से आपको पूछ लिया जाता है इन पर्टिकुलर ईयर्स में से, तो मैं बता देती हूँ आपको जिससे कि आपको पता हो। 2018 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली में खेला गया, 2019 का पुणे महाराष्ट्र में, 2020 का गुवाहाटी असम में, 2021 का पंचकुला हरियाणा में, 2022 का मध्य प्रदेश में, 2024 का तमिलनाडु में खेला गया था। तमिलनाडु की 4 जगह इंक्लूडेड थी, जिसमें चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और ट्रिची शामिल थे। और 2025 का बिहार में खेला गया था, लेकिन कुछ उसके आयोजन आप कह सकते हो वो दिल्ली में भी कराए गए थे। तो दिल्ली बिहार दोनों आप कह सकते हो 2025 का। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 89 इज रिलेटेड टू व्हाट। सो गाइस, आर्टिकल 89 जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है विद द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्सक्यूज मी। सो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उसके फंक्शंस की जो जितनी भी चीजें हैं वो आर्टिकल 89 प्रोवाइड कराता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसीलिए इसको हम काउंसिल ऑफ राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे लीगल इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 89 के, वो अभी आपको बताते हैं। Okay, next question. Who wrote the book Discovery of India? So guys, Discovery of India was written by Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru is the correct answer. Who is the author of the book The Guide? So guys, जो guide book है ये 1958 में लिखी गई एक नॉवल है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है इंडियन ऑथर के द्वारा, जिनका नाम है आर के नारायण। ठीक है, अब आर के नारायण जो थे वो इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने इंडिया में हिंदी में भी बुक्स लिखी है, लेकिन ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग इन इंग्लिश, जिससे कि वो अपनी बुक्स को सिर्फ नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी ले जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी राइटिंग के बारे में अवेयर करा सके। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क, जो इवेंट है इस नॉवल का वो मालगुडी में ही हुआ था। तो गाइज, मालगुडी बेसिकली एक फिक्शनल टाउन है जो कि साउथ इंडिया में है, और क्योंकि मालगुडी भी आर के नारायण से रिलेटेड है, तो समवेयर देयर कनेक्शन बनता है। ओके, नेक्स्ट आपको गाइज इंग्लिश की क्वेश्चंस बता देते हैं। तो गाइज, आपको विस्टफुल का सिनोनिम पूछा गया था। विस्टफुल बेसिकली कुछ ऐसा जिसके लिए आपको रिग्रेट होता है। ठीक है, सो रिग्रेटफुल, समथिंग नॉस्टैल्जिक, यर्निंग, लॉन्गिंग, प्लेनेटिव, रूफुल, मेलंकली, सैड, मोर्नफुल, फॉरलॉन और डिसकंसोलेट, ये सब विस्टफुल के सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा आपको पूछा गया था एक इडियम जो था अ डाइम अ डजन मीनिंग। तो अ डाइम अ डजन इडियम जो है इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कॉमन। ठीक है, एंड किसी पर्टिकुलर वैल्यू की नहीं है। सो समथिंग विच इज वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू इज अ डाइम अ डजन। So that's it, guys. It brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS and English questions जो कि आज यानी कि 25 जुलाई का आपका SSC Phase 13 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। I hope you guys liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you so much.